Hello everyone, welcome to Judicial Library. Today we are going to take a discussion about Chapter 6 of IPC, Indian Penal Code 1860, जो कि सेक्शन 121 से लेके 130 तक है, जो कि डील करता है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, मीन्स राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में ये चैप्टर डील करता है. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक वन बाय वन. सेक्शन 121, waging or attempting to wage war or abetting waging of war against the government of India means आपका जो सेक्शन 121 है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने के प्रयत्न या युद्ध करने के दुष्प्रेरण के बारे में है. इसमें तीन चीज़ें हैं, ठीक है. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, अटेम्प्ट करना एंड एबेट करना है, ठीक है. तो इन तीन चीज़ों को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने बेयर एक्ट में. आइए 121 की बेयर एक्ट लैंग्वेज क्या कहती है वो देखते हैं. हूएवर वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अटेम्प्ट्स टू वेज सच वॉर और एबेट्स द वेजिंग ऑफ सच वॉर शैल बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन. तो जो सेक्शन 121 है ये बात करता है कि कोई भी व्यक्ति जो राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या फिर उसका अबैटमेंट करेगा या फिर अटेम्प्ट करेगा तो उसकी जो पनिशमेंट है वो डेथ से उसको पनिश किया जाएगा या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन. ठीक है, इतनी सी बात सेक्शन 121 कहता है. आइए इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं. इलस्ट्रेशन है ए ज्वाइन एंड insurrections against the government of India. A has committed the offence defined in this section. A जो रहता है एक इंसरेक्शंस यानी एक विद्रोह को ज्वाइन करता है जो कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है. तो ए ने कौन सा ऑफेंस किया? ए ने 121 के अंडर ऑफेंस किया है और उसे वही पनिशमेंट मिलेगी जो कि 121 में प्रेस्क्राइब्ड है. अब देखते हैं सेक्शन 121 ए, conspiracy to commit offences punishable by section 121. ठीक है, तो आप लोग जानते हैं जो सेक्शन 121 है वो तीन चीज़ डील कर रहा था. वॉर को डील कर रहा था, अटेम्प्ट को डील कर रहा था एंड अबैटमेंट को डील कर रहा था. किसके लिए? वेजिंग वॉर के लिए. बट जो सेक्शन 121 है वो कॉन्स्पिरेसी की बात करता है. 121 में जो भी वेजिंग वॉर के जो प्रोविजंस हैं उसकी अगर कॉन्स्पिरेसी की जाएगी तो जो केस है वो जाएगा सेक्शन 121 ए में. Whoever within or without India conspires to commit any of the offences punishable by section 121 or conspires to overawe by means of criminal force or the show of criminal force, the central government or any state government shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. आपका जो सेक्शन 121 है ये बात करता है कि कोई व्यक्ति जो धारा 121 के अधीन दंडनीय अपराधों में से किसी भी अपराध को करने के लिए भारत सरकार के भीतर या भारत के बाहर कोई भी कॉन्स्पिरेसी करेगा, केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य सरकार के विरुद्ध आतंकित करना या षड्यंत्र करेगा तो वो कैसी पनिशमेंट के लिए दायी होगा? तो वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन. इतनी सी बात आपका बोलता है सेक्शन 121 ए. आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Explanation है to constitute a conspiracy under this section it is not necessary that any act or illegal omission shall take place in pursuance thereof. means इस धारा के अधीन जो कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्टिट्यूट हुई है उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके परसुएंस में कोई एक्ट या इलीगल ओमिशंस किया ही जाए. ओके. सेक्शन 122. सेक्शन 122 डील करता है कलेक्टिंग आर्म्स ETC विथ इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सेक्शन 122 बात करता है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आर्म्स आदि संग्रह करना यानी कलेक्ट करना. Whoever collect men arms or
ammunitions or otherwise prepared to wage war with the intention of either waging or being prepared to wage war against the government of India shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term not exceeding 10 years and shall also be liable to fine. सेक्शन 122 सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी में आर्म्स कलेक्ट करेगा तो उसका जो केस है वो सेक्शन 122 में जाएगा आईपीसी के, और उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और जो उसकी इम्प्रिजनमेंट होगी वो नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, मीन्स उसकी जो अदर पनिशमेंट होगी वो 10 ईयर तक की हो सकेगी एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। इतनी सी बात बोलता है सेक्शन 122। आइए देखते हैं सेक्शन 123। सेक्शन 123 बात करता है कंसीलिंग विथ इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर, युद्ध करने की आशय की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि कोई अन्य व्यक्ति जो वेजिंग वॉर करने वाला है और उसको फैसिलिटेट करने के लिए दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसकी जो डिज़ाइंस है उसको कंसील कर लेता है, उसकी जो बातें हैं उसे कंसील कर लेता है ताकि जो वेजिंग वॉर है उसे फैसिलिटेट किया जा सके। Whoever by any act और by any illegal omissions, ठीक है, तो यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है by any act और by any illegal omissions, conceal the existence of a design of wage war against the government of India, intending by such concealment to facilitate or knowing it to be likely that such concealment will facilitate the waging of such war shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। जो कोई जानबूझ के इस बात को छिपाएगा किसी एक्ट के द्वारा या किसी इलीगल ओमिशन के द्वारा, इस बात को छिपाएगा कि ये बात वो जानता है कि कोई अन्य व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी में युद्ध करेगा, उस युद्ध को फैसिलिटेट करने के आशय से वो उस बात को छिपाएगा, तो उस व्यक्ति का जो केस है वो जाएगा आईपीसी के सेक्शन 123 में, और उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, उसको 10 ईयर तक की पनिशमेंट मिल सकती है और विथ फाइन। सेक्शन 124। सेक्शन 124 बात करता है असॉल्टिंग प्रेसिडेंट्स, गवर्नर्स etc विथ इंटेंट टू कंपेल और रिस्ट्रेन्स द एक्सरसाइज ऑफ एनी लॉफुल पावर्स। मीन्स आपका जो सेक्शन 124 है किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग करने से अवरोधित करने यानी रिस्ट्रेन करने के आशय से राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमले की बात करता है। Whoever with the intention of inducing or compelling the President of India or Governor of any state to exercise or refrain from exercising in any manner any of the lawful powers of such President or Governor, जो कोई भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसी राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधिपूर्ण शक्तियों में से किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए या फिर उस प्रयोग से विरत रहने के लिए यानी रिस्ट्रेन रहने के लिए उन्हें उत्प्रेरित करेगा या विवश करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्लॉज में ये कहा गया है। सेकेंड है असॉल्ट्स और wrongfully restrains or attempts wrongfully to restrain or overawe by means of criminal force or the show of criminal forces or attempts so to overawe such president or governor। मीन्स ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करेगा या उनका सदोष अवरोध करेगा यानी wrongful restraints करेगा या सदोष अवरोध करेगा या करने का प्रयत्न करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा उन्हें क्या करेगा, आतंकित करेगा या आतंकित करने का प्रयत्न करेगा, तो क्या होगा,
shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा या दोनों से या जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो ये आपका सेक्शन 124 था। सेक्शन 124A, सेक्शन 124A सिटीजन की बात करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का। ओके, एग्ज़ाम में प्री एग्ज़ाम में सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए सेक्शन एक भी मत छोड़ा करिए। सेक्शन आईपीसी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस सेक्शन के साथ जो भी पनिशमेंट प्रेस्क्राइब है, मीन्स उस ऑफेंस के लिए जो भी पनिशमेंट प्रेस्क्राइब है उसको भी आप अपने माइंड में रखिए, बिकॉज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसे सेक्शन से क्वेश्चन बन जाते हैं जिन्हें लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए इंडेक्स के एक एक सेक्शन अपने माइंड में रखिए। सेक्शन 124A, सेडिशंस, whoever by word either spoken or written or by sign or by visible representation or otherwise bring or attempt to bring into hatred or contempt or excite or attempts to excite disaffections towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to 3 years, to which fine may be added, or with fine। सेक्शन 124A जो कि राजद्रोह की बात करता है, जो कोई बोले या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों के द्वारा या दृश्य रूप द्वारा या अन्यथा भारत सरकार में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा या अप्रीति प्रदीप्त करेगा या उसका प्रयत्न करेगा, तो वो आजीवन कारावास जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष तक के कारावास जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकेगा दंडित किया जाएगा। तो इसकी जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है, या तो आजीवन कारावास दिया जाएगा या फिर 3 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। जैसा भी केस होगा उसमें वैसी ही पनिशमेंट दी जाएगी। ओके, तो ये आपका सेक्शन 124A है। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट, the expressions disaffections include disloyalty and all feelings of enmity। अप्रीति पद के अंतर्गत यानी डिसअफेक्शन पद के अंतर्गत अभिव्यक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं। सेकेंड है, कमेंट्स एक्सप्रेसिंग disapprobations of the measures of the government with a view to obtain their alterations by lawful means without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not constitute an offense under these sections। मीन्स सेकेंड एक्सप्लेनेशन है इसका कि जो घृणा, अवमानना या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रतिदीप्त करने के प्रयत्न किए बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदन प्रकट करने या टीका टिप्पणी इस धारा के अधीन अपराध नहीं है। सेकेंड एक्सप्लेनेशन में बस इतनी सी बात कही गई है कि जो भी घृणा यानी हैट्रेड होता है, कंटेम्प्ट होता है, अगर वो विधिपूर्ण साधनों द्वारा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो उसे चेंज कराया जा सके, तो इस सेक्शन के अंडर वो क्या होगा, मान्य नहीं होगा। क्या मान्य नहीं होगा? ऐसी टीका टिप्पणी कंटेम्प्ट और घृणा के रूप में मान्य नहीं होगी। थर्ड है, कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट हैट्रेड, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शंस डू नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शंस। एक्सप्लेनेशन 3 बात करता है, घृणा, अवमानना या अप्रीति को प्रतिदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने या प्रयत्न किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाला जो टीका टिप्पणी होता है इस धारा के अधीन अपराध गठित नहीं करता है। ठीक है, तो जो भी टीका टिप्पणी होगी सरकार के प्रति, प्रशासनिक या अन्य क्रियाओं के प्रति, अगर उसमें आपका हैट्रेड शो नहीं हो रहा है, कंटेम्प्ट शो नहीं हो रहा है, डिसअप्रोबेशन शो नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगी, जो टीका टिप्पणी होगी वो आपकी
इस सेक्शन के अंडर पनिश नहीं होगी। इतनी सी बात बोलता है सेक्शन 124 के तीनों एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 125 वेजिंग वॉर अगेंस्ट एनी एशियाटिक पावर इन अलायंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेक्शन 125 बात करता है भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। Whoever wage war against the government of any Asiatic power in alliance or at peace with the government of India or attempt to wage such war or abets the waging of such war shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, to which fine may be added, or with fine. भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। अब इसमें क्या क्या शामिल है, युद्ध करेगा या फिर उसका अटेम्प्ट करेगा यानी प्रयत्न करेगा, तो उसे कितनी सज़ा होगी, उसे आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है या ऐसा कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और उसमें जुर्माना को भी जोड़ा जा सकेगा। इतनी सी बात बोलता है आपका सेक्शन 125। सेक्शन 126 committing depredations on territories of power at peace with the government of India। सेक्शन 126 बात करता है भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। ओके, whoever commits depredations or makes preparation to commit depredations on the territories of any power in alliance or at peace with the government of India shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine and to forfeiture of any property used or intended to be used in committing such depredations or acquired by such depredations। सेक्शन 126 बस इतनी सी बात बोलता है कि भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले किसी भी राज्य क्षेत्र में डिप्रेडेशंस का ऑफेंस कमिट करना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा ऑफेंस कमिट करता है तो उसे जो इम्प्रिजनमेंट होगी उसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और विथ फाइन। और ऐसी जो प्रॉपर्टी है जो डिप्रेडेशंस में लूटी गई है, एक्वायर की गई है, उसे भी फॉरफिट किया जा सकता है। इतनी सी बात बोलता है सेक्शन 126। Section 127 receiving property taken by war or depredations mentioned in sections 125 and 126। सेक्शन 127 बस इतनी सी बात बोलता है कि धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या डिप्रेडेशन द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। ठीक है, तो आपका जो सेक्शन 125 में जो प्रॉपर्टी एक्वायर की गई थी और 126 में जो प्रॉपर्टी एक्वायर की गई थी उसे अगर 127 के अंडर कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो क्या होता है, whoever receive any property knowing the same to have been taken in the commissions of any of the offence mentioned in section 125 and 126 shall be punished with imprisonment of either descriptions for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine and to forfeiture of the property so received। अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 125 एंड 126 के अंडर जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है उससे प्राप्त करता है, रिसीव करता है अंडर 127, तो क्या होगा, वो प्रॉपर्टी आपकी फॉरफीचर हो जाएगी। एंड देन जो व्यक्ति ऐसी प्रॉपर्टी को रिसीव करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी और पनिशमेंट कितने इम्प्रिजनमेंट होगी, तो इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स तक की हो सकेगी और जुर्माना यानी फाइन। ओके, इतनी सी बात बोलता है आपका सेक्शन 127। सेक्शन 128 पब्लिक सर्वेंट वॉलंटियरली अलाउइंग प्रिजनर्स टू स्टेट ऑफ वॉर टू escape, whoever being a public servant and having the custody of any state prisoners or prisoners of war voluntarily allow such prisoner to escape from any place in which such prisoners is confined shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। सेक्शन 128 लोक सेवक का स्वेच्छा वॉलंटरली राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। इतनी सी बात बोलता है सेक्शन 128। और जो कोई लोक सेवक वॉलंटरली ऐसा करता है उसे कितनी पनिशमेंट मिलेगी, उससे जो पनिशमेंट मिलेगी वो
एक्सटेंड हो सकेगी 10 ईयर्स तक की एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। इतनी सी बात बोलता है आपका सेक्शन 128। सेक्शन 129 पब्लिक सर्वेंट निग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजनर टू एस्केप। सेक्शन 129 है उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। Whoever being a public servant and having the custody of any state prisoners or prisoners of war negligently suffers such prisoner to escape from any place of confinement in which such prisoners is confined shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। सेक्शन 129 बस इतनी सी बात बोलता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट की उपेक्षा के द्वारा यानी निग्लिजेंटली के द्वारा यदि कोई प्रिजनर भाग जाता है तो उस लोक सेवक को कितनी पनिशमेंट मिलेगी, उस लोक सेवक को पनिशमेंट मिलेगी 3 ईयर तक की एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। सेक्शन 128 में वॉलंटरली वो भगा रहा था, सेक्शन 129 में निग्लिजेंटली हो रही थी उससे, किससे, पब्लिक लोक सेवक से, और दोनों ही सेक्शन डील करता है पब्लिक सर्वेंट को। सेक्शन 128 एंड 129 डील करता है पब्लिक सर्वेंट को, ये अपने माइंड में रखिएगा। तो यहाँ सेक्शन 129 कंप्लीट होता है। सेक्शन 130 एडिंग, एस्केप ऑफ, रेस्क्यूइंग और हार्बोरिंग सच प्रिजनर्स। सेक्शन 130 बात करता है ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना, हार्बोरिंग करना। Whoever knowingly aids or assists any state prisoners or prisoners of war in escaping from lawful custody or rescue or attempts to rescue any such prisoners or harbors or conceals any such prisoners who has escaped from lawful custody or offers or attempts to offers any resistance to the recapture of such prisoners shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। सेक्शन 130 जो डील करता है वो डील करता है ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना या उसे छुड़ाना या उसे संशय देना। जो कोई व्यक्ति ऐसा करेगा उसे आजीवन कारावास तक की पनिशमेंट हो सकेगी या फिर उसे 10 वर्ष तक की पनिशमेंट हो सकेगी जुर्माने के साथ। इतनी सी बात बोलता है आईपीसी का सेक्शन 130। एक्सप्लेनेशन आइए इसकी देखते हैं। स्टेट प्रिजनर्स और prisoner of war who is permitted to be allowed on his parole within certain limits in India is said to escape from lawful custody if he goes beyond the limits within which he is allowed to be at large। मीन्स कोई भी राज कैदी या युद्ध कैदी जिसे अपने पैरोल पर भारत में किसी सीमाओं के भीतर छोड़ा गया है, विधि पूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, यह तब कहा जाएगा जब वह उन सीमाओं से परे चला जाता है जो कि पैरोल पे छूटा है। जिस लिमिटेशन में उसको छोड़ा गया, अगर वो उस लिमिट से बाहर चला जाता है तो ऐसा कहा जाएगा कि वो भाग गया है। ठीक है, अंडर सेक्शन 130। आइए कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ देख लेते हैं हम। सबसे पहला केस लॉ है द क्वीन इम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक, 1897 का है। 1897 was the first instance where seditions 124A from the IPC was identified and applied. Incitement to violence and insurrections was immaterial in the eyes of the presiding Privy Council in regards to the capability of a person that's being charged with seditions। इस केस में यह हेल्ड हुआ था, पहली बात तो ये जो केस था बाल गंगाधर तिलक का, ये सिडिशन से रिलेटेड पहला केस था भारत में जिसे प्रिवी काउंसिल ने हेल्ड किया था। इस केस में यह हेल्ड हुआ था कि जिस व्यक्ति पे सिडिशन के चार्जेस लगे हैं वहाँ इमटेरियल है कि उसकी जो वायलेंस है एंड इंसरेक्शंस है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ वो इमटेरियल हो जाएंगे अंडर सेक्शन 124A। इस केस में ये हेल्ड हुआ था। सेकेंड केस है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1962।
This was a landmark case, the first case of sedition tried in the court of independent India. The Supreme Court imposed a narrower scope of interpretations, holding only those matters that had the intention or tendency to incite public disorder or violence as legally seditious. केदारनाथ के केस में क्या हेल्ड हुआ था कि कोई व्यक्ति इंटेंशनली या उसकी टेंडेंसी ऐसी है कि वो पब्लिक ऑर्डर को वायलेंस करे, तो उसके जो एक्ट हैं वो अंडर सेक्शन 124A इंक्लूड किए जा सकते हैं. इस केस में ये हेल्ड हुआ था. आप इस केस से तो बहुत अच्छे से परिचित होंगे, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 केस है. दिस केस इज अ मोनूमेंटल इन इंडियाज jurisprudence as its judgment took down section 66A of the IT Act shown to be in violations of Article 19(1) of the Constitution of India that guarantee the right to freedom of speech and expression to all citizens. इस केस में श्रेया सिंघल के केस में यह हेल्ड हुआ था कि IT एक्ट का जो सेक्शन 66A है वो वायलेट करता है भारतीय संविधान के यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू ऑल सिटीजन्स के राइट को वो क्या करता है, वायलेट करता है, इसलिए उसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया था इस केस में. अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, सिर्फ सिडिशन से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ एक मेंस क्वेश्चन दिया हुआ है. डिफाइन सिडिशन विथ रिलेवेंट केस लॉ. बाकी इसके सेक्शन सारे इंपॉर्टेंट हैं. बाकी मेंस क्वेश्चन में यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो यहाँ सिर्फ मेंस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आप सिडिशन को एक्सप्लेन करिए विथ केस लॉ. तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ.